ये कि आपने जो ऐलान किए हैं इनके करने में क्या ताखीर नहीं आपने कर दी, और इतनी ताखीर का सबब क्या है? देखिए मैं और सुन लें, सुप्रीम कोर्ट से मामलाए आइन एक फैसला आया और उसके बावजूद आप रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। और सवाल मेरा ये है कि ये जो MNA और MPs उस पार्टी से तल्लुक रखते हैं जिसका भी आपने जिक्र किया, उसको बैन कर रहे हैं, क्या आपका बैन करने का ऐलान ये काफ़ी होगा कि उन लोगों को असेंबलियों में उस वक्त तक दाखिले से रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस रेफरेंस का फैसला ना आ जाए? बहुत शुक्रिया जी साले साहब, आप बड़े सीनियर और बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं। देखिए, इस मुल्क की खातिर, रवादारी को फ़रोग़ देने की खातिर, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को आगे चलाने की खातिर हमने तहम्मुल से काम लिया, हमने बहुत पेशेंस दिखाई। मगर मैंने जिस तरह पहले कहा कि शायद उस चीज़ को हमारी कमज़ोरी समझा गया कि ये कुछ कर नहीं सकते, तो अब वक्त आ गया कि तारीख़ का भी जो है वो तयन दुरुस्त सिमत में किया जाए और कुछ इस मुल्क में प्रेसिडेंट सेट किए जाएँ। वो बिल्कुल हम उस पर क्लियर हैं। दूसरी बात ये है कि आपका बड़ा अहम सवाल है दूसरा, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बैन लगाने के हवाले से काफ़ी देर से इस पर गौर व हो रहा था और इस पर लीगल तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। तो काबीना के अगले इजलास में हो सकता है कि इस केस को लाया जाए और फिर प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। तो तब तक हम देखते हैं कि इन MNAs के हवाले से क्या कानूनी तौर पे किया जा सकता है, इस पे आपको आगाह करते रहेंगे। यासर मलक दुनिया से। अता साहब, एक तो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े अहम फैसले आप लोगों ने किए हैं। ये बताएं कि जो एक फैदाबाद के मकाम पर सिंगापुर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक धरना जारी है पिछले 3 रोज से, तो क्या ये इन तमाम फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए धरना शरना चल रहा है? नहीं, देखिए मैं साद रिजवी साहब से इंतज़ामिया के मुज़ाकरात जारी हैं और उनसे बातचीत हुई है। वो फ़लस्तीन की सिचुएशन के हवाले से वो बात कर रहे हैं जो उनका हक़ है। और देखिए, वज़ीर आज़म ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में कहा कि इज़राइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है, कहा कि नस्ल कुशी की जा रही है, कहा कि इज़राइल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये तमाम बातें मैं चाहता हूँ कि साद रिजवी साहब भी सुने, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हम जब उनको ये यकीन दहानी करवाएंगे कि हुकूमत इसमें बहुत आगे जा रही है और अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और आलमी फोरम्स के ऊपर इस पर बातचीत कर रही है, तो मेरा ख्याल है वो बात समझ जाएंगे। तो वो एक फ़लस्तीन वाली सिचुएशन के हवाले से है, तो हम उनसे बातचीत की जारी रखे हुए हैं। जवेद हुसैन साहब 92 से। सर, जो शवाहिद और जिसको आपने कहा ठोस शवाहिद आपके पास मौजूद हैं रेफरेंसेस के लिए, ये ऑलरेडी अदालतों में जाके सेट असाइड हो चुके हैं और उनके ऊपर फैसले आ चुके हैं। अब ये समझ नहीं आती कि आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे आप रेफरेंस दायर करके पाबंदी लगवाएंगे, आर्टिकल 6 लगवाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा, सर, ये जो फैसला आया अभी हाल ही में मखसूस नशिस्तों का, उसमें 8 और 5 की शरह से वो फैसला था जो 72-75 साल से मुल्क के मसाइल पैदा करने वाले जो लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर होने चाहिए थे, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नजर नहीं आता। तो क्या जो 8 जजेस जो अभी बैठे जिन्होंने फैसला दिया है, तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा रखते हैं आप? देखिए, मैं जो 4 फैसले किए हैं मैंने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिए कि असेंबली तोड़ना तो आइन की खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, तो वो तो क्लियर आर्टिकल 6 ही है ना, उस पर और तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। और ये तमाम केसेस, फॉरेन फंडिंग का केस हो, वो फैसला इनफील्ड है कि ममनुआ फंड है, उसको अभी सेटिसाइड नहीं किया गया किसी भी फोरम के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े मजबूत केसेस मौजूद हैं और इनको बिल्कुल दायर किया जाएगा और काबीना से मंजूरी के बाद किया जाएगा। जो आपका दूसरा सवाल है, इस पर मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करता कि जो 4 फैसले थे मैंने आपको बता दिए, मजीद इसके अलावा कोई फैसला और नहीं किया गया। नरीम जंजवाद जियो से। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली फैसला आया था, उसमें जजेस में का एक बड़ा अहम रिमार्क ये भी था कि PTI एक सियासी हकीकत है। आप लोग जब इस पर पाबंदी लगाएंगे तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट आपकी राह में बहुत बड़ी रुकावट होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि या तो फिर किसी को लाइसेंस दे दिया जाए कि वो कत्ल गारत करे, अगवा करे, डकैती करे, चोरी करे और उसको एक हकीकत डिक्लेयर कर दिया जाए। देखिए, कानून का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हर किसी का हकीकत देखने का एक अपना जाविया है, अपना लेंस है। तो देखिए, इसलिए वो आपने देखा ना कि वो कानून को अंदर क्यों दिखाया जाता है कि ब्लाइंड फोल्ड होता है और उसने जस्टिस के स्केल्स पकड़े होते हैं कि वो फिर सोशल मीडिया नहीं देखता क्योंकि पट्टी होती है, वो ट्वीट्स और उनको नहीं फॉलो करता कि जी ये कौन क्या कह रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक जहन साजी की गई है इस मुल्क के अंदर, इसका इम्पैक्ट हर जगह हुआ है और तासुर यही मिलता है कि इसका भी इम्पैक्ट होता है, हर जगह होता है। और साइकोलॉजिस्ट इस पे बात करते हैं कि जी जहन इन चीज़ों का असर लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा रिव्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे कानूनी पॉइंट्स जो एक रद्द-ए-अमल आया, लोग जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह का एक रद्द-ए-अमल इस फैसले के खिलाफ आया है, चले अगर कोई दरख्वास्त में ऐसी बात होती या उन 80 MNAs को सुना गया होता, उनके एफिडेविट मौजूद होते, दरख्वास्त में ये रिलीफ मांगा गया होता, तो वो अभी सोशल मीडिया भी चल रहा था कि फ़लाँ जगह जाएँ तो बड़ा कुछ मिलता है। उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह चले जाएँ बिन मांगे भी मिल जाता। राशिद तबीब साले यार भाई से जी सर, वो क्या कहते हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसकी अफ्तार के लौटे से दवा लेते हैं। आप पाबंदी लगवाने सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं जिसमें 11 की से ये 2 की से तस्वीर दिया कि ये पार्टी एग्जिस्ट करती है और इनको इक़्तिदार ही दे दिया तकरीबन। तो क्या इनमें पाबंदी लगाने का कोई और तरीका नहीं है? अदालत के पास जाना। राशिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि आपका ये एक्सपीरियंस है जिसकी बुनियाद पे आपने ये सवाल किया। देखिए हमारा काम है कि मुकम्मल तैयारी के साथ, कानूनी शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ ये रेफरेंस तैयार करके आगे भिजवाना, और हम भरपूर इसका दफा भी करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे भी और अपना मुकदमा जो है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कानूनी तौर पे हमने ये स्ट्रांगली आर्ग्यू कर लिया तो हम तो ये अभी भी उम्मीद रखते हैं कि गैर जानिबदारी से और मुनसिफाना तरीके से हमारी इन एप्लीकेशंस पर गौर किया जाएगा। समा शबीर अरब न्यूज़ से। जी मैम। सर आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। कल बैरिस्टर गौहर ने ये एक्यूज किया है गवर्नमेंट को और कुछ अदालत को कि उनके लोगों को पीटीआई के लोग हैं जो आज़ाद MPs हैं या MNAs हैं या बाकी लीडर्स हैं, उनको हरेसमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी से जो है वो बगावत करें और कुछ और पार्टीज को ज्वाइन कर लें। इसके ऊपर हुकूमत का क्या मतलब है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई नाजायज़ मुकदमा कायम नहीं किया, किसी के इस तरह गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी नहीं किए। लोगों के खिलाफ जो साल हर साल से केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कुछ के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई हुई, मेरे इल्म में नहीं है, मगर हैविंग सेड दैट हर कौमी असम्बली के मेंबर को ये आज़ादी हासिल है। अब देखें ना, अंदर की भी टूट फूट है। मेरा ये ख्याल है कि जो शेर अफजल मरवत के साथ इनका मामला हुआ, पार्टी के कुछ लोग सस्पेंड हुए, पार्टी में धड़े बने, वो जो एक एम्बेरसमेंट है उसको कवर करने के लिए तासर दिया जा रहा है कि शायद जो है वो विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो ये जो आपकी पार्टी में ग्रुपिंग्स हुई हैं, लड़ाई भड़ाई हुई है, अब उसके नतीजे में अगर आप अपनी पार्टी को यूनाइटेड नहीं रख सके तो इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है और हुकूमत किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई अमल में नहीं ला रही। तारक अजीज साहब न्यूज़ टीवी से। against the judiciary and there is a mudslinging against the judges. You think that when you are pushing the judiciary and the judges towards the wall, they will ban PTI? I'm sorry, if you can present some evidence, because this is not a court of law. If you have some evidence regarding a mudslinging campaign or regarding aspersions being cast, I will be happy to respond to that. But since it's a generic question, I don't think we respect the judiciary wholeheartedly, and we have a legal right to appeal against those decisions, and the government is going to appeal against those decisions. Thank you. तारक अजीज साहब न्यू टीवी से। जी सर, जनाब एक ये अफवाह है, ये खबर फैल रही है कि मुस्लिम लीग नून को जो है कौमी असम्बली में लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही, तो पार्टी के अंदर राय पाई जाती है कि हमें असम्बली तोड़ देनी चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए, या पंजाब हुकूमत करने की वफाक छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर वजाहत कर दीजिए। अगर मेरी पार्टी के कुछ मेंबरान ने आपसे तखली में ये बात की तो मेरे से आके कर लें, हमारे तक ये बात अभी तक नहीं पहुंची और ऐसी कोई राय का इजहार मेरे सामने या पार्टी क़यादत के सामने नहीं किया गया फिलहाल। ज़ाहिद फारूक साहब। सर ये बता रहे हैं कि जो फैजाबाद बैठे हुए हैं इनको साल के बाद क्यों याद आ गया है, और आप कह रहे हैं उनके ग्रीव्सेस जेन्युइन है? नहीं, जेन्युइन तो मैंने नहीं कहा। वो आप में से कमेटी बनी है। हाँ, कमेटी गए। दूसरी बात आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम मसूरी के हवाले से कहा है कि गैर आईनी काम हुआ। इसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में भी 11 मेंबरान ने कहा है कि उन्होंने गैर आईनी काम किया है, तो क्या फिर उनके खिलाफ भी तो आर्टिकल 6 होगा? तो फिर दोनों के जो चीज़ें हैं वो सेम है। देखिए पहली बात तो ये, मैंने कहा कि एहतजाज करना हर किसी का हक है, मैंने उसको इंडोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि हक मौजूद है। इंतज़ामिया उनसे कर रही है नेगोशिएशंस, अब ये वो बेहतर बता सकते हैं वो क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है। तो हमारी कोशिश होगी कि पुरअमन तौर पे जो है इस धरने को ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात यह है कि देखिए इलेक्शन एक जमात ना कराए, इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद गलत इलेक्शन करवाए,
तो हम नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई कसूर है। हम ये समझते हैं जिस जमात ने इलेक्शन नहीं करवाए, कानून को फॉलो नहीं किया, ये उनका कसूर है। हमारी टिकटें भी वापस हुई थी, आज तक हमारे सेनेटर्स के आगे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है सेनेट की वेबसाइट के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा एक अच्छा किरदार अदा किया है, और इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना अपनी कानूनी कमजोरियों की वजह से मैं इसको तस्लीम नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आगा अब्दुल गफूर साहब का इस्लामाबाद के मनाजिर आप देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मनफी प्रोपेगेंडा करके मुल्क में एक तासुर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई ने खुद खवातीन को जेलों में डालने की रिवायत डाली। बानी पीटीआई बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान थे। इंतकाम की आग को बुझाने के लिए बानी पीटीआई ने यह रिवायत डाली। शहबाज शरीफ ने ऐवान में खड़े होकर मीसाक मईशत की बात की। हमें सबक सिखाया गया था कि सियासी मुखालिफ की खुशी गमी में शरीक होते हैं। गालम गलोच के कल्चर